नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि उत्तराखंड के जंगलों में किस तरीके से आग लगी हुई है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी जंगल में इस तरीके की आग धधक रही हो। तकरीबन हर साल गर्मियों में पहाड़ों के जंगलों में अलग अलग हिस्सों में आग की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड में लगी आग लगातार बढ़ रही है और अब तक करीब 60 से ज्यादा हेक्टेयर के जंगल इसकी चपेट में हैं और इसे बुझाने को लेकर अब एनडीआरएफ को उतारना पड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है और केंद्र सरकार की ओर से एनडीआरएफ और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा सकती है। यूं तो करीब 900 से ज्यादा जगहों पर छोटे छोटे पैचेस में यह आग नजर आती है, लेकिन गर्मी के चलते कहा जा रहा है कि इस पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है। और इस आग के चलते न सिर्फ जंगल के में जानमाल का नुकसान हो रहा है, बल्कि जीव जंतुओं और कई प्रजातियों के खत्म होने का खतरा भी बार बार मंडराता है जब भी जंगलों में आग लगती है। आज समझेंगे कि असल में किस तरीके से जंगलों की आग साल दर साल जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और क्यों इन घटनाओं को रोकने या इन्हें कम करने के लिए जो प्रयास हैं वो नाकाफी या विफल साबित होते हैं। रास्ता क्या है और जंगलों में आग का क्या कहीं कोई जो क्लाइमेट चेंज या दूसरे कारक हैं उसके साथ कोई सीधा संबंध है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। वीके धवन साहब हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट हैं एफआरआई देहरादून में, आपका स्वागत है धवन जी। और डॉक्टर योगेश गोखले जी हैं, सीनियर फेलो हैं टेरी से, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में वीके धवन साहब आपसे करना चाहूंगा कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार की आग पिछले कुछ वर्षों की आग से किस तरीके से अलग देखते हैं और कितनी ज्यादा भयावह है? देखिए, ये जो इस साल की आग है, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि पहले कभी सर्दियों में आग लगी हो। लेकिन इस बार सर्दियों में अक्टूबर नवंबर में ही आग का प्रकोप स्टार्ट हो गया था उत्तराखंड में। हम्म। क्योंकि इस बार इतनी गर्मी हुई, तापमान में बढ़ोतरी हुई और साथ में वर्षा का ना होना सर्दियों में। वरना पहले सर्दियों में अक्सर उत्तराखंड में वर्षा हो जाया करती थी, लेकिन इस बार तो 2 महीने में या 1 महीने में वो भी बूंदाबांदी हुई और उसके कारण जो है जो फ्यूल मटेरियल है, जो कि जंगल के अंदर जरा पत्तियाँ, सड़ी हुई, गली हुई पत्तियाँ जो नीचे गिर जाती हैं, हम्म। वो इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई, वो गर्म इतनी ज़्यादा हो गई, ड्राई हो गई, उसकी वजह से जो है वो आग का खतरा ज़्यादा बन गया। अब आग का खतरा एक आग का खतरा है, जिसको हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। हम्म। क्योंकि जंगल के अंदर जो फ्यूल इकट्ठा होता है, फ्यूल का मतलब कि जो ड्राई लीव्स इकट्ठी होती हैं, वो ही फ्यूल है। अगर वो फ्यूल ना हटाया जाए समय रहते, तो आग का खतरा बढ़ने का चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में 95% से ज़्यादा जो आग लगने का कारण है, वो मैन मेड है। वो आदमी ही रिस्पॉन्सिबल है आग लगाने का। बाकी 5% या उससे कम परसेंट जो है वो या तो लाइटनिंग से लग जाती है आग या फिर किसी नेचुरल कॉज से, जैसे कि पत्थर रगड़ते हैं, स्लोप में गिरते हैं या बैम्बू आपस में रगड़ खाते हैं तब आग लगती है। वरना 95% और उससे ऊपर जो है वो हमारे यहाँ आग लगने का कारण जो है वो मैन मेड है। ओके, तो लेकिन इस धवन जी वर्ष जो है क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बारिश ना हुई और अक्टूबर अक्टूबर बारिश के स्पेल महीने से ज़्यादा हो शुरुआत हुई गया, थी उसकी वजह से जी, लेकिन जो संख्या जी, है साल दर साल, सिर्फ उत्तराखंड की अगर बात करूं या फिर पूरे पहाड़ी बेल्ट की बात करूं, और जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो इशारा करते हैं करीब 150% यानी कि 150% का जो है जंप दिख रहा है जंगलों में आग की घटनाओं को लेकर। और ना सिर्फ ये जंप है बल्कि जो दायरा है, जो पहले आग पैचेस में लगती थी, छोटे छोटे, मैं कहूँ कि कुछ किलोमीटर के दायरे तक सीमित होती थी, वो अब एक बड़े हिस्से में तब्दील होती नजर आती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि हमारे पास जो है संसाधनों की कमी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है, आग बुझाने का जो तरीका है, हम्म। जो हम
आग का जो सीजन है, जैसे आग का सीजन जो है वो फरवरी मार्च से स्टार्ट होकर जून तक हमारे भारतवर्ष में आता है। उससे पहले की जो तैयारी है, उसमें हम जो है पिछड़ रहे हैं। पहले की तैयारी से मतलब ये है कि हमें जंगल के अंदर जितने भी पाथ्स हैं, रोड्स हैं या हमारे जो फायर लाइन्स हैं, वो फ्यूल से क्लियर होनी चाहिए। जो ड्राई लीव्स हैं, उनको जो है हम रास्तों से हटाएँ सबसे पहले। ये कार्य जो है हमारा सर्दियों में स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन देखने में आया है, मैंने काफ़ी जगह जंगलों में देखा है कि जो हमारी फायर लाइन्स है, उसमें बहुत बड़े-बड़े पेड़ खड़े हैं, बहुत सारे पेड़ खड़े हैं। तो इन फायर लाइन्स का भी क्लियर होना फायर सीज़न से पहले ज़रूरी है। हम्म, तो कहीं न कहीं हमारा जो है वो इंतज़ाम फायर सीज़न से पहले पूरी तरह से इंतज़ाम नहीं है हमारे पास। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को अप्लाई जंगलों में नहीं कर रहे हैं। जैसे उत्तराखंड की बात लें या किसी हिमालयन रीजन की बात लें, जहाँ पे हम जो है वाटर हार्वेस्टिंग, जहाँ पे जो है रेनी सीज़न का जो है हम पानी जो है संचित कर लें और वो उन पानी संचित होने से जो है दूसरी प्रजातियों के भी जो स्पीशीज़ हैं, दूसरी प्रजातियों के भी जो पौधे हैं वो आने लग जाएँगे। उन जी। दूसरी प्रजातियों के पौधों से जो है, जो कि ज्वलनशील प्रजाति के पौधे हैं, जैसे चीड़ है, चीड़ हम्म, ज्वलनशील प्रजाति है, उसमें जो है निडल्स को बहुत जल्दी आग लग जाती है। तो दूसरे पौधों को भी जमने में सहायता मिलेगी अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स उन हिमालयन पर्वतों मैं में उपायों पर आऊँगा कि उन क्या जगह हम पर हम नई अपनाएँ। टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, क्या विकल्प हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से योगेश जी जो घटनाएं बढ़ रही हैं और अलग अलग जो रिपोर्ट्स हैं, अगर मैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को ही देखूं तो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक इस वक्त तस्वीर हमारे सामने है फॉरेस्ट एरियाज में फायर को लेकर। क्या जो टेम्परेचर, क्योंकि इंटरनेशनल जो एक रिसर्च वो कहती है कि जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसके चलते न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी जो जंगलों में आग की घटनाएं वो ज़्यादा बढ़ी हैं पिछले 5 से 7 वर्षों में। क्या ये रीज़न आपको लगता है कि ठीक नज़र आता है? और दूसरा, जब भारतीय हम पहाड़ों की बात करते हैं, जो हिली रीजन्स वहाँ पर बात करते हैं, खासतौर पर उत्तराखंड की बेल्ट है, यहाँ पर जिस तरीके के पेड़ हैं, खासतौर पर चीड़ की बात होती है, जिसका अभी भी कहा जाता है कि करीब 15% के आसपास जंगलों में उनका प्रभुत्व नजर आता है। क्या एक वो भी बड़ी वजह है इस तरीके की जो प्रजातियां हैं पेड़ों की? स्पीशीज के बारे में बताया जाए तो यस, चीड़ एक प्रमुख वजह है आग लगने की, क्योंकि एक बार चीड़ में आग लग जाती है तो वो कंटिन्यू रहेगी। पिरूल जलेगा। पिरूल का मतलब उसकी जो निडल्स है वो जलती रहेगी। हम्म, उसके साथ साथ चीड़ का जो रेजिन होता है, लीसा जिसको बोलते हैं, वो सिक्रेट करता रहेगा और एक धूप कंडी की तरह जंगल और पेड़ जलते रहेंगे। और वो सिर्फ एक ही दिन नहीं जलेंगे, तो वो कई दिन वो उसका उसका ज्वलन का जो प्रक्रिया है वो चलता रहेगा। तो स्पीशीज के बारे में तो मैं हाँ जरूर सहमत हूँ इस बात से। टेम्परेचर बढ़ोतरी का जो कारण जो है वो लोकलाइज्ड फिनोमेना है हम्म, कि कई जगह सॉइल में नमी के कारण टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद भी आग नहीं लग सकती, या वहाँ की जो आग के कारण की जो वल्नरेबिलिटी है आग के लिए, वो कम हो सकती है। लेकिन जहाँ जमीन में नमी नहीं है, पानी के स्रोत पूरे वहाँ के खत्म हो गए हैं, तो हम्म, वहाँ टेम्परेचर का ऐसे जो लार्ज स्केल पे, ग्लोबल स्केल पे जो टेम्परेचर के जो कोई वेरिएबिलिटी जो चेंज नज़र आती है, उसका इम्पैक्ट हो सकता है। और वहाँ कोई फिर एक आध कैलामिटी हो या किसी एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस के कारण कोई आग का प्रादुर्भाव हो, तो वहाँ से फिर पूरा जंगल आग के लपेट में आ सकता है। लेकिन क्या जो फायर रेंज की बात कही धवन साहब ने, और हम देखते हैं कि गर्मियों से पहले जो सूखी पत्तियां होती हैं उसे हटाने का काम या उसको छोटे छोटे पॉकेट्स में निकालने या उसको आग के बाद नष्ट करने का काम फॉरेस्ट विभाग करता रहता है, लेकिन मैन पावर और नए इक्विपमेंट और टेक्निक, इसका अभाव इस तरह की घटनाओं को बढ़ा रहा है। हम उसकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं।
मैं हमारे जैसे सिचुएशन में आग के बुझाने के कंटेक्स्ट में मैं टेक्निक को ज़्यादा मैं कोई तवज्जो ही नहीं देता, हम्म, क्योंकि जहाँ पहाड़ की जो बात है वहाँ सिर्फ आदमी पहुँच सकता है, कोई मशीन आपकी वहाँ पहुँच पहुँच नहीं सकती, चाहे हेलीकॉप्टर से आप पानी भी गिरा दो, कितने क्षेत्र पे पानी गिरा दे। तो वहाँ ज़रूरत है आदमी को लेके काम करने की। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक जो तरीका था पहले, हम्म, जो वो था वन पंचायत को साथ में लेके पूरे ये जंगल का मॉनिटर करना, उसका अनुशासन करना। लेकिन आप देखेंगे कि वन पंचायत की जो सहभागिता है पूरे जंगल के मैनेजमेंट में, वो धीरे-धीरे अलग तरीके के मोड़ पे आ गई है। 1930 में जब 31 में जब वन पंचायत के रूल के हिसाब से जब वन पंचायतें स्थापित हुई थी, तो उनके हाथ में जो स्वायत्तता थी, जो सॉवरेनिटी थी, डिसीजन मेकिंग की, हम्म, वो आज के डेट में जो वन पंचायत का स्वरूप है, वो बिल्कुल अलग है। वन पंचायत को फंडिंग का प्रावधान नहीं है। वन पंचायत का जो प्रधान है, उस प्रधान को कोई पावर्स नहीं है। और उसके चलते जो लोगों को एक इंसेंटिव है वन पंचायत के साथ जुड़कर काम करने का, वो बिल्कुल ही डिस्करेजिंग मोड पे है। तो जो पुराना जो प्रावधान है वन पंचायतों का, उस उसके ओर हमें बढ़ना पड़ेगा। आज आज अभी वन पंचायत के लोगों के साथ आप बात करेंगे, जो हमने फिलहाल में पिछले हफ्ते ही एक हमने वेबिनार में उनके साथ बात की थी, तो वहाँ बड़े स्पष्टता से बताया गया कि सिर्फ जब आग लगती है तब सरकार हमारे द्वार आती है आग बुझाने के लिए, हमारी मदद के लिए। लेकिन हम्म। बाकी पूरे साल में हमारे तरफ वन पंचायत के माध्यम से कोई भी काम नहीं होता। सब काम जो होता है वो ग्राम पंचायत को मद्देनजर रखते हुए होता है, जिसमें वन पंचायत की सहभागिता को प्रस्थापित करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिलकर करना पड़ेगा। तब भी ओके। आपको आग बुझाने के लिए मौके पर मैन पावर मिलेगी। और जिस तरीके से जो फॉरेस्ट फ्लोर पे जो जलाव ईंधन वहां इकट्ठा हो रहा है, उसको हटाने में आप मैन्युअली आपको सहयोग। पत्तियों को हटाने है, जो फायर लाइन होती है उस पे काम होता है, लेकिन बार बार ये बातें ज़मीनी स्तर पर नज़र आती हैं कि जो कोऑर्डिनेशन, जैसा कि कहा गोखले जी ने, कि जो कोऑर्डिनेशन है वन पंचायत के साथ में, उसको उसका लायक होना, उसमें सामंजस्य ना होना, और साथ ही साथ विभागों में जो संख्या होनी चाहिए कर्मचारियों की, उसका काफ़ी ज़्यादा कमी भी एक बड़ी वजह है। क्या वाकई ये सच है सिद्धावन साहब? हाँ, विभाग में कर्मचारियों की संख्या कम है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि एक फॉरेस्ट गार्ड जो है वो 100 से लेके 200 किलोमीटर स्क्वायर या 300 किलोमीटर स्क्वायर तक जो है उसका एरिया है एक गार्ड का। हम्म, तो जो पंचायत के लोग हैं या जो गांव के लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि ये तो जंगल के जो है फॉरेस्ट गार्ड का कार्य है कि भाई ये आग को बुझाए। पर ऐसा नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि हम अगर गांव वालों को इंसेंटिव दें, जैसे गोखले जी ने कहा कि पंचायत को अगर हम आगे लाएं, तो पंचायत मेंबर जो हैं वो कुछ उनको ऐसा इंसेंटिव दें या कुछ अवार्ड हम दें, या हम उनको जो है वन प्रहरी के रूप में हम उनको आगे लाएं वनों की आग को बचाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएँगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। हालाँकि बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन करते हैं गाँव के लोग आग बुझाने में। अभी हाल-फिलहाल में जो है करीबन उत्तराखंड में 6 लोगों की डेथ हो चुकी है आग बुझाने में। तो वो बगैर लालच के भी जो हैं वो गाँव वाले आते हैं आगे। लेकिन हम अगर इस तरीके की इंसेंटिव अगर गाँव वालों को प्रोवाइड करें, पंचायत के थ्रू प्रोवाइड करें, तो ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं आएँगे, वो ज़रूर आएँगे आगे। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे ड्राई लीव्स की बात हो रही है, फ्यूल हटाने की बात हो रही है हम्म, या फायर लाइन क्लियरेंस की बात हो रही है, तो अब हमारे उत्तराखंड में या हिमालयी क्षेत्र में क्या है कि 1000 मीटर के ऊपर जो है वो फेलिंग पे बैन है। मैनेजमेंट फॉरेस्ट के अंदर नहीं है बिल्कुल भी। उसके कारण क्या है कि जो चीड़ है, चीड़ का स्प्रेड बढ़ता जा रहा है। तो चीड़ के स्प्रेड के बढ़ने से जो है दूसरी प्रजातियां जो है वो
सबसाइड हो रही हैं, वो मर रही हैं। अब क्यों बढ़ रहा है इसका चीड़ का जो है स्प्रेड जंगलों में? क्योंकि मैनेजमेंट बैन है, फैलिंग बैन है और रीजनरेशन उसका बहुत ज़्यादा आ रहा है चीड़ का। हमने एक स्टडी करी थी बैन ऑन इम्पैक्ट ऑन बैन ऑन ग्रीन फैलिंग, तो उसमें हमने यही देखा है कि जो डेंसिटी पहले चीड़ की होती थी 400 से 500 पेड़ प्रति हेक्टेयर, अब हमने देखा है 1500 से 2000 प्रति हेक्टेयर पेड़ खड़े हैं चीड़ के जंगल के अंदर। उसको थिनिंग की परमिशन नहीं है। थिनिंग की परमिशन इसलिए नहीं है कि बैन है फैलिंग के ऊपर 1000 मीटर के ऊपर। तो हमारा ये भी कहना है कि सरकार इस ओर भी देखे कि कौन सी प्रजाति जो है वो ज़्यादा जंगल को नुकसान कर रही है, कौन सी प्रजाति ज़्यादा फैल रही है। और आग लगने का कारण भी शायद एक ये भी है कि और पुराने जो पेड़ खड़े हैं चीड़ के, उनको काट नहीं सकते। वो इतने ज़्यादा उनमें से रेजिन निकलता रहता है। जब रेजिन निकलता रहता है तो उसमें आग लगने के चांस एकदम हो जाते हैं। और वो फिर जब पेड़ गिर जाता है किसी के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टी का लॉस होता है, मकान के ऊपर गिर जाता है बड़ा पेड़, या किसी आदमी के ऊपर गिर जाता है तो आदमियों की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से जो है हमें इस एंगल में भी देखना सोचना चाहिए कि फॉरेस्ट का मैनेजमेंट भी साथ साथ जरूरी है। गोखले साहब, क्योंकि जो पहले भी धवन साहब कह रहे थे कि प्रजातियों का खासतौर पर जो पौधे या फिर बड़े पेड़ हैं उनकी प्रजातियों को बदलने की ज़रूरत है। चीड़ की बजाय हम दूसरे को वहाँ पर ज़्यादा प्रमोट करें, या कुछ ऐसी प्रजातियाँ जो कि बहुत ही छोटी होती हैं लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर को ठंडा रखती हों, उसके चलते वाटर लेवल और जो स्टोरेज है पानी की वो नज़र आती हो, तो उसके चलते शायद ज़मीन पर जो टेम्परेचर मेंटेन हो सकता हो। क्या इस तरह के मैं कहूँ कि बदलाव कारगर हो सकते हैं आग की घटनाओं को कम करने या उसके असर को कम करने के लिए? बिल्कुल हो सकते हैं। हमने एक स्टडी की थी जो पब्लिश भी है जर्नल ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, जिसमें हमने उत्तराखंड के लगभग 125 देव वनों की हमने स्टडी की थी, जिसमें हमने जाके विजिट करके उसमें क्या प्लांट डाइवर्सिटी है, वहाँ पानी के स्रोत है या नहीं है। तो उसमें हमने ये पाया जहाँ जहाँ पानी का स्रोत है वहाँ वहाँ ओक का जंगल है। ओक की कई प्रजातियां उत्तराखंड के पहाड़ों में उपलब्ध है, और जहाँ जहाँ पाइन का जंगल है वहाँ के पानी के कई कई सारे स्रोत जो है वो सूख गए हुए हैं। तो इससे ऑफ कोर्स इट कैन बी फर्दर वैलिडेटेड, जो साइंटिफिक तरीके से भी इस चीज़ को और अच्छे तरीके से वैलिडेट किया जा सकता है कि चीड़ पानी को सुखाता है या नहीं सुखाता। लेकिन ये एक बेसिक ऑब्जर्वेशन है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो पिरूल जो गिरा होता है पाइन के जंगलों में, तो पिरूल माने पाइन नीडल्स, उसको हटाने का काम किया जाए तो बाकी प्रजातियों को का रीजनरेशन होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें जो लोकल सीड स्टॉक है, जो ओक का सीड स्टॉक बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध आपको दिखेगा उत्तराखंड के पहाड़ के जंगलों में। तो ये हमें प्रमुख कार्य करना पड़ेगा कि कोई किसी चीज़ का प्लांटेशन करने के बजाय जो ओरिजिनल सीड स्टॉक है उसको रीजनरेट होने का और सरवाइव होने का मौका देने की ज़रूरत है। और वो मौका उस प्रकार से हो सकता है कि आप पिरूल जो ज़मीन पे बिछा हुआ है उसको हटाइए। पिरूल का इस्तेमाल आप पाइन ब्रिकेट्स बनाने में कीजिए, वो बड़ी कारगर साबित हुई है उत्तराखंड के कई सारे प्रोजेक्टों के ज़रिए। और उसके वजह से लोगों को जलाऊ लकड़ी का एक अल्टरनेटिव भी मिलेगा। तो उसकी वजह से लोगों का जंगल में जाना भी कम हो जाएगा, जिसकी और उसका परिणाम ये भी हो सकता है कि आग की घटनाएं कम होने में उसकी मदद हो। ओके, धवन साहब, मैं एक चीज़ आम लोगों के नज़रिए से, जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी शुरुआत में कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो कि गांव के लोग हैं और जो फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी हैं। लेकिन एक और सवाल आम पब्लिक को शायद ये बताना ज़रूरी है कि जंगलों की आग से न सिर्फ जानवरों की मौत होती है बल्कि वन संपदा की मौत होती है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा खतरा इस आग से क्या होता है? किस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है या फिर जो मैं कहूँ कि पूरा का पूरा उसका तंत्र है वो बदलता या ख़त्म होता है? जी, इसमें बायोडायवर्सिटी का लॉस सबसे बड़ा लॉस है। अगर बायोडायवर्सिटी लॉस होती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो
डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग पे पड़ता है, लोगों पर पड़ता है, और साथ ही साथ जो है जो वाइल्ड लाइफ है उसका हैबिटेट खराब होता है, तो बायोडायवर्सिटी का इम्पैक्ट तो है ही। अगर बायोडायवर्सिटी डैमेज होती है फॉरेस्ट फायर से, तो उसका इम्पैक्ट नेचुरली हर जगह पड़ेगा, पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही जो है वो चेंज हो जाएगा। आई मीन लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे, वहाँ से माइग्रेट हो जाएंगे, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है वो खराब होगा, वाइल्ड लाइफ वहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, या वाइल्ड लाइफ मर जाएगी, जो भी अंदर है जो जान बचा सकते हैं वो भाग जाएंगे, और हमारे जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं उनका लॉस तो है ही है। साथ ही साथ जो है हमारे जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, जिसमें कि हम इंटेंजिबल सर्विसेज की बात करते हैं, जैसे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, या सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, या पेरिनियल वाटर सप्लाई में हेल्प करते हैं, वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को इम्प्रूव करते हैं, उसके ऊपर हम उसके ऊपर भी सोचने की जरूरत है। हम लोग जो है इनडायरेक्ट बेनिफिट्स की बात करते ही नहीं है, उसका वैल्यूएशन हमने कभी किया ही नहीं है इंडिया में, कि उसका वैल्यूएशन भी करना जरूरी है कि वो कितना जरूरी है हमारे लिए। ओके, गोखले साहब, आपकी नज़र में क्या बड़े खतरे हैं इस तरीके की आग की घटनाएं अगर जो बढ़ रही, जो आंकड़े बताते हैं, और बचने का सबसे सही रास्ता क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, या फिर हम जब आग लगती है उसके बाद हम तैयारी शुरू करते हैं? हाँ, 2-3 प्रकार की चीज़ें। एक तो पहली चीज़ सबसे प्रायोरिटाइज़ेशन, कि हमने कहाँ कदम उठाना ज़रूरी है। वो प्रायोरिटाइज़ेशन की प्रोसेस का कैसे शुरू हो सकती सकती है, तो वो एक सीधा-साधा थंब रूल लेके हम चल सकते हैं कि जहाँ इस बार आग लगी है, तो वो इसका मतलब जहाँ नहीं लगी वो एरिया ज़्यादा वल्नरेबल है। तो ऐसे एरियाज़ का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, और करना भी ज़रूरी है कि जहाँ आप प्रायोरिटी से फायर लाइन्स तैयार करें, वहाँ से ज़मीन के ऊपर इकट्ठा हुआ जो पूरा जो सूखी पत्ती लकड़ी जो है उसको निकालने की कोशिश करें। पहली बात ये हो गई। और उसके साथ-साथ टेम्परेचर और बारिश के मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ग ग जो वल्नरेबल एरियाज़ है, उसका मॉडलिंग करके आप आगे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह आप प्लानिंग तैयार कर सकते हैं। ये हो गई एक टेक्नोलॉजी को साथ में लेके प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की तरफ जाने की बात। दूसरी बात ये है कि जो कोऑर्डिनेशन जो है, जैसे हम कह रहे थे कि आप स्थानीय लेवल पर लोगों को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, वन पंचायत और ग्राम पंचायत में कैसे अनुसंधान बना सकते हैं, एक दूसरे के साथ काम करने के लिए आप किस प्रकार के इंसेंटिव्स लोगों को दिए जा सकते हैं। वो इंसेंटिव सिर्फ सिर्फ आग बुझाने तक सीमित ना हो, बल्कि जो ग ग ग जंगल के ऊपर के हक की जो एक भावना लोगों के मन में होते हैं कि जंगल अपना है, हमारा है और इसलिए हमें बचाना है। ये ये जो भावना है उसके साथ उस के साथ काम करने की और उनको बताने की ज़रूरत है ये पूरे प्रोसेस में। और तीसरी बात ये है कि कई बार ये होता है वन विभाग को काम करने की इच्छा होने के बावजूद भी फंडिंग सही समय पे नहीं आती। जैसे आपको आग बुझाने के लिए दिसंबर जनवरी से काम करना शुरू होता है, लेकिन उसकी जो फंडिंग है वो आपको मिलेगी फरवरी मार्च में, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपका जो काम है वो सही सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी फंडिंग टाइमली नहीं आपको आई है। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 चीज़ें जो है, इन चीज़ों को हम तरीके से देखें, तो हम एक तो प्रेडिक्टिव तरीके से आग कहाँ लग सकती है इसको आइडेंटिफ़ाई करने में कामयाब हो सकते हैं, उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप स्थानीय लेवल पर आग बुझाने के लिए एक सिस्टम बनाने के ऊपर जोर दे, जो एक आध 2 साल का काम नहीं है, वो 2-3, 4-5 साल का थोड़ा लंबा काम है, लेकिन एक बार वो सेट हो जाएगा तो वो कंटिन्यूअसली सस्टेनेबल रहेगा, लोगों की भागीदारी उसमें रहेगी। और तीसरा जो काम है कि राज्य सरकार ये जरूर देखे कि बाकी किसी तौर पे हो ना हो, लेकिन आग के तौर के कंटेक्स्ट में आग को लेके फंडिंग के लिए वो जरूर ये देखे कि टाइम से पहले विभाग को काम यानी जो करने के कदम लिए उठाने पैसे हैं की मदद हो जाए। वो इंस्टेंट कदम हो सकते हैं, उसके लिए इंतजार न करना पड़े अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे वो मैन पावर का डिप्लॉयमेंट हो या फिर फाइनेंस की कमी हो।
बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि असल में जो पहाड़ी राज्यों में जंगलों में गर्मियों के वक्त आमतौर पर आग लगती थी, वो सिलसिला अब सर्दियों से क्यों शुरू हो रहा है, इसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं, और अब तक जो एक सिस्टम था इससे बचने, इसे बुझाने का, वो उतना कारगर क्यों नहीं रहा, और नए तरीके से क्या कोई नया सिस्टम बन सकता है ताकि इस तरह की घटनाओं को हम रोक सकें। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।